नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली में भाकपा माले के ऑफिस में और बात करने जा रहे हैं हम दीपांकर भट्टाचार्य से। भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य जब से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद से उसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें एक बहुत मुखर आवाज़, एक सशक्त लाल झंडे वाली पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसने 16 दिन की अभी जो बिहार में यात्रा चली उसमें एक अपनी मजबूत उपस्थिति जमीन पर दर्ज कराई। 11 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। दीपांकर, आपका बहुत बहुत स्वागत बेबाक भाषा में। और सबसे पहले बिहार जाने से पहले मैं आपके साथ नेपाल जाऊंगी। अच्छा जी, क्योंकि नेपाल एक ऐसा जिस तरह से वहाँ जेंजी विद्रोह हुआ, तख्ता पलट हुआ, उसने बड़े सवाल पेश किए हैं अभी हमारे सामने। और ख़ास तौर से जिस तरह से जो पूरा हिंसा का भी दौर रहा, और उस हिंसा में हमने यह भी देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स रहे हैं, जो बिल्डिंग्स रही हैं, जो लेफ्ट के भी लीडर्स रहे हैं या प्रतीक रहे हैं, उनको भी निशाने पे लिया गया। आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, जो नेपाल का यह पूरा जेंजी यानी नौजवानों का जो आंदोलन जिसने तख्ता पलट किया, ओली को इस्तीफा देना पड़ा? अभी तो देखिए एकदम शुरुआत है, अभी कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश से लोग तुलना कर रहे हैं। तो उन देशों में एक लंबा दौर चला आंदोलनों का, दिखा। नेपाल में भी ज़रूर ऐसा रहा होगा, लेकिन हम लोगों को बहुत बाहर से जानकारी नहीं मिल रही थी। तो एक जो बात तो बहुत साफ दिखती है कि नौजवानों में बड़े पैमाने पर एक नाराज़गी, एक मोहभंग हुआ है। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आर्थिक भी है, वो एक नाउम्मीदी भी है। जो भी लोकशाही के राजशाही ख़त्म होने के बाद लोकतंत्र बना, लेकिन शायद जो उम्मीद लोगों की थी वो उम्मीद नहीं हुई। हम लोग बिहार में इतने पलायन की बात करते हैं, नेपाल में तो लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था पलायन पर आधारित है। वहाँ पे दावा है कि 5,000 नौजवान मजबूर होता है बाहर जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे में ये जो सोशल मीडिया, उसी में लोग अपना गुस्सा निकालते हैं। अचानक अगर उसको बंद कर दिया जाए, और सिर्फ गुस्से के हिसाब से नहीं, जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो ज़िंदगी है, मेरे ख्याल से उसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। उसी के माध्यम से लोग चीज़ें चलाते हैं। तो अचानक मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ट्रिगर था कि बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ, और फिर वो जो गोली चली और 19 नौजवान मारे गए, मेरे ख्याल से नेपाल के हिस्ट्री में बड़े बड़े आंदोलनों का तो उदाहरण है। इतने बड़े पैमाने पर दमन मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो नेपाल के लिए, हिंदुस्तान के लिए आम बात है, जालियांवाला बाग का मुल्क है ये, लेकिन नेपाल के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद तो जो हुआ वो विस्फोट था। जी, तो आप बता रहे थे कि नेपाल में जो विस्फोट था और ख़ास तौर से सोशल मीडिया बैन, लेकिन भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा। निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरे पोस्टर्स हमने देखे, उसमें था कि भ्रष्टाचार और उसके साथ साथ जिसको नेपोटिज्म, हाँ, जो शब्द आए, नेपो बेबीज, नेपो किड्स, जी, तो ये बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जो निशाने पर उन्होंने पार्लियामेंट को जला दिया, सभी पार्टी के जितने नेता हैं, जो सत्ता में आज हैं, सिर्फ उनके बारे में नहीं, जो विपक्ष में हैं उनको भी, तो एक तरह से बड़े पैमाने पर एक पूरे सिस्टम से, तमाम स्थापित पॉलिटिकल पार्टी से, नेताओं से एक बड़ा मोहभंग है। अब इसमें इसका परिणाम क्या निकलेगा कहना तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि जो संक्रमण नेपाल में हुआ राजशाही से लोकशाही की ओर, तो फिर से ये राजशाही नेपाल पे ना आ जाए। और नेपाल छोटा सा देश, 2 बड़े पड़ोसी के बीच में, चीन और अमेरिका तो पूरे दुनिया के लिए दादागिरी उसकी है। तो ये जो अमेरिका हो, भारत हो या चीन हो, इन देशों के प्रभाव से थोड़ा बाहर उसका जो अपना संप्रभुता, अपनी स्वाभिमान, वो बरकरार रहे। तो आने वाला समय थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये संक्रमण व्यवस्थित होता है या कुछ अव्यवस्थित ढंग से ही, अराजक ढंग से चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, इसमें अमेरिका, CIA की भूमिका
को लेकर काफ़ी बड़े पैमाने पे आशंका जताई जा रही है। दूसरी आशंका जताई जा रही है राजशाही को लेकर। पिछले 2 सालों से नेपाल में जो राजशाही को वापस लाना और पार्लियामेंट नहीं चाहिए, राजशाही चाहिए, तो इसकी ताकतें भी हमें इस आंदोलन में कई स्तरों पे दिखाई देती हैं। तो क्या आपको ये आशंका कितनी रियल दिखाई देती है? हमें अभी भी लगता है कि ये धारा है नेपाल में, कोशिश है राजशाही को वापस लाने की। जब से राजशाही हटी तब से ये कोशिश निरंतर जारी थी। अभी शायद उसको कुछ मौका भी मिल गया है क्योंकि लोग धीरे धीरे कुछ कारणों से नाराज़ हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जो लोकतंत्र कायम हुआ है तो लोग नहीं चाहेंगे कि वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। तो इसीलिए नेपाल, मेरे ख्याल से तुरंत ये कहना जल्दीबाजी होगी कि नेपाल में फिर राजशाही लौट आएगी और एक आधुनिक नेपाल, एक नेपाल में आर्थिक मॉडल थोड़ा बदले, लोगों के रोज़गार का सवाल, करप्शन, बहुत ज़्यादा करप्शन लोग कहते थे वहाँ। जी। तो कह रहे थे कि मैं अभी युवराज घिमिरे का इंटरव्यू सुन रहा था एक जगह, उन्होंने कहा कि नेपाल में अगर सबसे पारदर्शी कोई चीज़ है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार ही सबसे ज़्यादा पारदर्शी है। इसलिए अगर कुछ बदलाव आ जाए तो अच्छा रहेगा, देखना क्या होता है। एक चीज़ नेपाल के बारे में आखिरी और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यह ऐसा क्या हुआ कि लेफ्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट चलाया, 250 साल पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंका, लेकिन लेफ्ट की जो लीडर्स हैं वह भी इस गुस्से को ना भाप पाए और इस गुस्से का निशाना भी बने। तो ये एक बड़ा सवाल लेफ्ट की क्रेडिबिलिटी या लेफ्ट की साख पर भी उठता है। तो बिल्कुल, ये हमें लगता है कि लेफ्ट से जो उम्मीद थी शासन के मामले में, डेमोक्रेसी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, कहीं ना कहीं वो उम्मीद मेरे ख्याल से पूरी तो नहीं हो रही थी और इसलिए लेफ्ट के लिए भी एक चिंता की भी बात है, एक चेतावनी भी है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये कोई पूर्वी यूरोप नहीं है और शायद थोड़ा सा कुछ इससे बेखबर कैसे थे हमको समझ में नहीं आया। नहीं तो ये इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करना, ये तो बिल्कुल ही एक गलत निर्णय था। फिर उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन को दमन करने की कोशिश करना, ये दो, अगर मैं मान भी लूँ कि भ्रष्टाचार या कुछ जो है वो थोड़ा बहुत संस्थाबद्ध हो चुका है, वो थोड़ा रातों रात ठीक भी नहीं हो सकता है शायद, लेकिन उस मामले में भी ज़्यादा संजीदा होना और अगर इसके खिलाफ नौजवानों में गुस्सा पनप रहा है तो उसके साथ एंगेज करना, उनसे उनकी बातें सुनना, तो ये तो मिनिमम होना चाहिए किसी भी लेफ्ट के लिए। तो ये चिंता की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल में लेफ्ट ने इतना अचीवमेंट लेफ्ट का है तो ये जो उपलब्धि है उसको लोग ऐसे ही जाया नहीं देंगे, उसको निश्चित तौर पर संभाल के रखेंगे लोग। एक भारत का नारा दूसरे ढंग से वहाँ सुनाई दिया। भारत में आप लोग वोटर अधिकार यात्रा के समय यह नारा चला, वोट चोर गद्दी छोड़, और वहाँ पर केपी ओली गद्दी छोड़ देश छोड़। ये कैसे आप देखते हैं, क्या यह नारा वहाँ पहुँचा और इसमें क्या कनेक्शन आप देखते हैं? मेरे ख्याल से ये तो पॉपुलर नारा है, ये तो उस 1942 के मूवमेंट के दौर से, ये सिर्फ वोट चोर के लिए नहीं, जब जब कोई नाराज़ लोग होते हैं तो गद्दी छोड़ने की मांग करते हैं। तो गद्दी छोड़, चाहे वहाँ उस भाषा में नेपाल में जैसे भी लोग उसको कहें, देश छोड़, गद्दी छोड़, तो मेरे ख्याल से ये पॉपुलर एक तरीके का डिमांड है। हाँ, ये इस समय तत्काल वोट चोर और गद्दी छोड़ एक तरह से लगता है कि उसी का कुछ अनुगुंज वहाँ सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पॉपुलर डिमांड किसी भी ऐसे एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में ये पॉपुलर डिमांड ही है। भारत पे क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है, और ख़ास तौर से भारत में जो लेफ़्ट मूवमेंट है, क्योंकि इस समय उत्तर भारत में लेफ़्ट ने एक काफ़ी क्रेडिबिलिटी गेन की है मूवमेंट्स में, भाकपा माले ने गेन की है। यह जो सेटबैक है लेफ़्ट मूवमेंट के लिए नेपाल में, इसका क्या असर आप भारत पे देखते हैं? अब मुझे लगता है कि बहुत सीधा असर देखिए है नहीं। हर जगह का जो लेफ़्ट है वो अपने अपने कारणों से अपने अपने ज़मीन पर है। सोवियत यूनियन का कोलैप्स, बहुत ज़्यादा कोई उसका असर ना नेपाल पर था ना हिंदुस्तान पर था। पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार का जाना, बंगाल के लिए तो असर उसने डाला, लेकिन उसका कोई असर बिहार पर नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे सबक ज़रूर लेना चाहिए नेपाल के लेफ़्ट को भी, भारत के लेफ़्ट को भी, सबको। लेकिन इसका कोई वैसे यहाँ के लिए कोई बड़ा असर होगा
बीजेपी वाले ज़रूर कहने की कोशिश करेंगे कि ये नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, ये बातें होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे भारत पे कोई सीधा असर ऐसे पड़ने वाला है। सीधा असर नहीं पड़ेगा इस पे। लेफ्ट मूवमेंट पर तो मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। और भी राजशाही की वापसी की आशंका आपको कितनी दिखाई देती है आज की तारीख में? नहीं, आशंका ज़रूर है, क्योंकि अगर जो उम्मीद लोगों की थी एक लोकतंत्र से, तो अगर अभी भी वो एक तरह से फ्लेजनिंग एक डेमोक्रेसी है, तो भारत में भी अगर 75 साल बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी अगर खतरे में है, तो वहाँ तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसीलिए अभी भी उतना कहना मुश्किल है। फिर भी हमें लगता है कि राजशाही तो बहुत पुरानी स्थिति थी, या किसी को चेहरा रख के, जैसे ये भी बात चल रही है बालेन शाह और बाकी लोग, हाँ, नए नाम सुन और रहे ये हैं। लोग लेफ्ट या डेमोक्रेटिक लोग नहीं हैं, इनका जो प्रोफाइल दिखाई देता है। हमें एक उम्मीद ये है कि अगर जो केपी ओली को तो रिज़ाइन करना पड़ा, लेकिन जो भी बाकी पार्टीज़ के लोग हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोग अगर भाग खड़े ना हो, अगर अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, मान लीजिए ठीक है उन पार्टियों से बहुत शिकायत है, लेकिन एक स्टेट्समैन लाइक अगर रिस्पांस सीनियर पार्टीज़ की ओर से, लीडर्स की ओर से हो, तो मुझे अभी भी लगता है कि शायद मूवमेंट के साथ कुछ बातचीत भी हो सकती है। नहीं तो नेपाल के लिए कंप्लीट एक वैक्यूम जैसा बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि नेपाल में एक कंप्लीट कोई वैक्यूम बन गया है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये नए न्यू जनरेशन है, और शायद वो जनरेशन चेंज या शिफ्ट पार्टियों में नहीं हुआ है, और इसलिए लग रहा है कि अचानक एक तरह के संवादहीनता है, लेकिन कोशिश अगर लोग करें तो ये संवाद भी स्थापित हो सकता है। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे बिहार में जो अभी 16 दिन की यात्रा रही, इसने अपने आप में एक दूसरे ढंग का आधार विकसित भी किया, कम से कम जो दिखाई दे रहा था सड़कों पे। भाकपा माले का प्रेजेंस काफ़ी पावरफुल रहा, और आप लगातार जो जीप चल रही है उसमें मौजूद हैं। दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी कभी चॉकलेट दे रहे हैं, कभी आप भाषण दे रहे हैं तो कंधा पे कुछ गिर रहा है, हिला रहे हैं। क्या इक्वेशन आपको लगता है कि ये जो इक्वेशन है इंडिया गठबंधन की, ये ज़मीन पर वोट बैंक के मिक्सिंग में होगी? सबसे पहली बात तो ये बताइए। नहीं, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल, देखिए 2020 में जो उसमें सीट शेयरिंग से ज़्यादा और कोई बात नहीं थी। लास्ट मोमेंट पे वो भी सीट शेयरिंग हुई, लेकिन नीचे ज़मीन पर बहुत दिक्कत तब भी नहीं आई थी। लग रहा था कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कोई गठबंधन बने। इस बार जो है उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन बना, इसने एक शेप लिया। वीआईपी एक पार्टी है, पिछले चुनाव में एन वक्त पर वो उस तरफ चले गए थे, लेकिन इस बार साथ रहे हैं, और हमें लगा कि उनके आधार में उसमें भी लोगों को ये नेचुरल लग रहा है कि आप सही जगह पर पहुँचे हैं। तो ये नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक एक केमिस्ट्री, एक कोहेशन बन रहा है, और इस वोटर अधिकार यात्रा ने उसको एक राजनीतिक स्वरूप दिया है, एक गति इसके अंदर आई है। तो उम्मीद तो हम करते हैं कि इससे एक ज़्यादा यूनिटी बनेगी बिल्कुल। और इसमें कितनी सीटें भाकपा माले कितने सीटें मांग रहा है? सीटें हमने जो लिस्ट दी है वो तो 40, हमने कहा कि 40 पे हमारी तैयारी है। अब कितनी सीट की क्या बात बन पाएगी वो तो अभी इस महीने के अंत तक हमें लगता है कि हम लोग एक क्लियर पिक्चर में पहुंचेंगे। लेकिन ये मुकेश सहनी 60 मांग रहे हैं। नहीं, अभी उनकी बातें देखिए, पिछले 2-3 दिन से हमें लगता है कि काफ़ी रियलिस्टिक ढंग से बात कर रहे हैं। जो 2 दिन पहले शायद आरजेडी से उनकी बातचीत हुई, उसके बाद उनका बयान मैंने पढ़ा कि सीट बहुत मायने नहीं रखती, राजनीति है, विचार है। तो मेरे ख्याल से लोग इस बात को समझेंगे कि एक कोई वायबल कोई सीट शेयरिंग का फार्मूला हो, और हम लोग जो कह रहे हैं वो एक तरह से हमारी सिर्फ पार्टी की समझ नहीं है, बिहार का एक परसेप्शन 2020 के चुनाव के बाद, फिर 24 के चुनाव के बाद जी बना कि भाई माले को कुछ और ज़्यादा सीट मिले, तो उससे पूरे इंडिया गठबंधन के परफॉर्मेंस में एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आ जाएगा इससे। और हमने भी इसी आधार पर ही हमने सोचा है कि फिर 12 जिलों से हम लोग लड़े थे, जबकि ज़िले हैं 38 बिहार में, तो कुछ और ज़्यादा ज़िलों से 20-24 जिलों से हमारी उम्मीदवार अगर हो। दक्षिण में भी कुछ ज़िले हैं, नालंदा हो, गया हो, जमुई हो, या कैमूर हो शाहबाद में, या उत्तर में
मिथिला में दरभंगा हो, दरभंगा। मधुबनी हो, इधर सीमांचल में पूर्णिया हो, तो वैसे ज़िले हैं जहाँ हमारी बहुत पुरानी लंबे समय से उपस्थिति है, संगठन है, आधार है, आंदोलन का इतिहास है, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेहतर ढंग से सीट शेयरिंग होनी चाहिए इस बार। इसकी उम्मीद है, संकेत मिल रहे हैं। अब संकेत क्या बताएं, लेकिन हमें लगता है ये ज़रूरत तो सबको महसूस होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से बात तो एक संवाद भी स्थापित हुआ और एक संकल्प बिहार का दिखा। दोनों इसमें एसआईआर को लेकर जो परेशानी है, आशंका है, क्योंकि वो बड़ी बात है, वो उसको आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता है। 65 लाख जिनके नाम काटे वो भी कोई कम संख्या नहीं है। जिनके नाम एसआईआर में है, कल उनका नाम सूची में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। अभी 22 तारीख को जा करके सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कहना पड़ा, गोल गोल बातों से नहीं चला कि भाई आधार को एक्सेप्ट करो। अभी तक तो आधार को एक्सेप्ट करने के लिए भी नहीं तैयार था चुनाव आयोग। इसलिए एसआईआर के इर्द गिर्द बहुत सारी आशंकाएं हैं। 3 लाख लोगों को नोटिस मिला है और एसआईआर में भी चाहे प्रवासी मजदूर हो, चाहे बड़े पैमाने पर महिलाएं, या 22 लाख जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। हम तो हर जगह देख रहे हैं। गोपालगंज में हम गए थे, एक ऐसा बूथ दिखा, एक बूथ में 124 लोग जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। इसलिए चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी इस समय बिल्कुल ख़त्म है इस समय। और ये जो वोट बंदी, तो पहले लोगों को लग रहा था, जो वोट चोरी के बाद महादेवपुरा के खुलासे के बाद से चलने लगी, और ये लोगों को बिल्कुल लग रहा है कि ऐसा हो रहा है देश में। कुल मिलाकर के वोट बंदी कह लीजिए, वोट चोरी कह लीजिए, चुनाव आयोग जिसका काम है इस देश में साफ़ सुथरी मतदाता सूची निर्माण करना और साफ़ सुथरा चुनाव कराना, वो जब एक तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ जाए तो लोग तो परेशान हैं इसको लेकर के, चिंतित हैं। लेकिन एक बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष की हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को जोड़ने के लिए, मतलब 10 जुलाई से सुनवाई शुरू होती है, सितंबर तक वो पहुंचा देते हैं पूरे मामले को। ऐसा रुख सुप्रीम कोर्ट का, क्या जब आप लोग दरवाजा खटखटाए था आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का, तब आपको अंदाजा हुआ था कि इस तरह से इतना लंबा समय लगेगा? शायद कोर्ट को लगा होगा कि भाई हमने अगर सुझाव दे दिया तो चुनाव आयोग के लिए सुझाव ही काफ़ी होगा। जैसे समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि चुनाव आयोग के लिए हमारा सुझाव काफ़ी है। तो हमने तो कहा कि भाई ये 11 लोगों की टीम में 12th मैन जो आधार है, तो बिना 12th मैन का तो कोई टीम बनती ही नहीं है। तो 11 लोगों का बना दिया। वो अभी तो जा करके 12th मैन के आने के बाद वो टीम अभी मोटे तौर पर पूरी हुई। इसमें एपिक को भी रखना चाहिए था, राशन कार्ड को भी रखना चाहिए था, जबकि उसमें एनआरसी का कोई काम नहीं है, एनआरसी है नहीं बिहार में। तो खैर, लेकिन आधार के आने से, और मुझे लगता है कि इससे बिहार की बात नहीं है, अब एसआईआर तो पूरे देश में लागू होगा और आधार को अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हालांकि इस सरकार से कोई भरोसा नहीं है, कल हो सकता है कोई कानून बना करके कुछ रास्ता निकाल लें कि आधार को ना मानना पड़े, लेकिन इससे पहले तक तो आधार को थोपा जा रहा था। और यहाँ तक कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें बाकायदा संशोधन करके आधार के लिए जगह बनाई गई थी। 24(3) उसमें इंक्लूड कराया गया। बिल्कुल। फॉर्म 6 में आधार है, जो नए वोटर, बाकी सारे उसमें आधार है। आधार के आधार पर ही बहुत सारा बन रहा है, लेकिन आधार को निराधार बना दिया गया था। ये तो बेकार की बातें थी, लेकिन कम से कम इतनी राहत लोगों को मिली है बिहार में भी और पूरे देश में। मैं समझता हूँ कि शायद आज जो दौर है उसमें ये राहत भी कुछ मायने रखती है। लेकिन एक वोट के लिए लड़ना तो बड़ा मुश्किल सा काम है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बिहार में, और बिहार में जिस तरह की इक्वेशन है उसमें आपको क्या लगता है कि कितना लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया गठबंधन की? नहीं, इसमें बात तो बिल्कुल सही है कि वोट के लिए, एक वोट के लिए लड़ना। और अभी 1 सितंबर तक तो डेली बुलेटिन आ रहा था, पता चल रहा था कि कितने नाम आज जुड़े हैं। 1 सितंबर के बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इसमें 15 दिन का विस्तार हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमारा काम तो जारी रहता है। लेकिन इससे फ़र्क जो पड़ गया कि 1 सितंबर के बाद से आपको कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, कोई अपडेट ही नहीं हो रहा है। कोई आप डेमोक्रेसी का, इलेक्शन सिस्टम का जो मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा था वो मेडिकल बुलेटिन आना बंद हो गया। तो इसीलिए स्थिति क्या है इस समय तो वो बताना मुश्किल है। और
बड़े पैमाने पर हो सकता है कि नाम भी जोड़ दिए जाए, और लास्ट मोमेंट पे जब पता चलेगा नाम काट भी दिए जाएंगे, नाम जोड़ भी दिए जाएंगे, और उसमें गड़बड़ियाँ होंगी तो उसमें बहुत लोग कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि ज़रूर बनी है, वोटर लिस्ट तो निश्चित तौर पर बहुत गलत किस्म की वोटर लिस्ट ही बनेगी काफ़ी हद तक, लेकिन एक लोग सफल हुए जो 2 करोड़ नाम काटने की पूरी आशंका थी। क्योंकि आपने सबसे पहले आप ही ने कहा था कि 2 करोड़ मतदाताओं की काटने की तैयारी है, और जो लोग बाहर और रहते हैं। वो बहुत एकदम ज़मीन पर ही आशंका थी। चुनाव आयोग ने जब कहा कि 20% लोग बिहार से बाहर रहते हैं, और उनका एक इरादा दिखा कि बाहर के लोग बाहर ही रहें, मतदाता सूची से भी बाहर रहें, तो 8 करोड़ में 2% का मतलब ही 20% का 1.5 करोड़ 1.6, और बाकी 22 लाख लोगों को तो मार दिया गया। तो कुल मिला के 2 करोड़ तो निश्चित तौर पर खतरा था। उसको फिलहाल 65 लाख में आकर के चुनाव आयोग को रुकना पड़ा। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक लेवल तक बिहार के लोगों की जीत है। सेकेंड, ये आधार को जो मानना पड़ा, ये भी एक जीत है। तो कुछ डैमेज कंट्रोल थोड़ा बहुत होगा, और इस पूरे डैमेज को लेकर बिहार लड़ने वाला प्रदेश है। लोगों को लड़ना आता है। बात जब समझ में आई कि एक एक वोट इम्पॉर्टेंट है, एक एक वोट के लिए लड़ना पड़ेगा, तो लोग चुनाव में भी लड़ लेंगे। और चुनाव में भी जब लोग लड़ लेंगे तो भले ही हम तो कहते हैं कि भाई जब चुनाव में वोटों की गिनती होगी तो शायद हमारी गिनती इंडिया गठबंधन की -15,000 से शुरू होगी। लेकिन हमारे 15,000 के वोट को चुराने या बिगाड़ने के चक्कर में हमें लगता है कि उनके भी जो मतदाता हैं, वो मतदाताओं में भी बड़े पैमाने पर लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे, और बिहार एक बदलाव के पक्ष में जनादेश देगा। तो बदलाव अपने आप में बिहार के लिए एक बड़ा एजेंडा है, लोगों का मूड है, और वो शायद चुनाव को अस्त व्यस्त करने की और जो कोशिश तेजस्वी एज अ सीएम मेरे ख्याल से तय है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, पिछले बार 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसलिए बहुत इसमें नई बात तो है नहीं कुछ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।